नमस्कार, खबरों का पंचनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिनके विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मोदी सरकार में बदलाव की सुगबुगाहट तेज, जेपी नड्डा ने की कैबिनेट मंत्रियों के साथ मैराथन बैठक, यूसीसी पर हुई लंबी चर्चा। बगावत के बाद चाचा भतीजे का शक्ति प्रदर्शन, दोनों गुटों ने बुलाई बैठक, अजीत पवार के साथ गए 40 विधायक, शरद पवार की बैठक में भी 13 विधायक। एनसीपी पर शुरू हुई कानूनी लड़ाई, चुनाव आयोग पहुंचा मामला, अजीत पवार ने पार्टी पर ठोका दावा, शरद पवार ने दाखिल की कैबिनेट। यूसीसी पर बहस के बीच मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुलाई बड़ी बैठक, फाइनल ड्राफ्ट पर होगी चर्चा, पत्र जारी कर लोगों से की यूसीसी के विरोध की अपील। पंचायत चुनाव से पहले बंगाल में फिर भड़की हिंसा, बम धमाके से दहला राज्य, 17 साल के टीएमसी कार्यकर्ता की। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे जेपी नड्डा की बैठक की। केंद्र सरकार में बदलाव की सुगबुगाहट के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आधा दर्जन केंद्रीय मंत्रियों के साथ लंबी बैठक की। बैठक की शुरुआत सबसे पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भूपेंद्र यादव से हुई। बैठक मुख्य तौर पर संसद के आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों, खासकर यूनिफॉर्म सिविल कोड के इर्द गिर्द हुई। यूसीसी पर संसद में तैयारी को लेकर विस्तृत बातचीत हुई। इन दोनों मंत्रियों के साथ बैठक खत्म होने के बाद नड्डा केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू से भी मिले। डॉक्टर साहब, क्या कुछ चर्चा इस मीटिंग में हुई? देखिए, मुझे लग रहा है कि इन लोगों को वापस संगठन में लाने की तैयारी की जा रही है। क्या काम रहा, एक ओवरव्यू लेने का, और इलेक्शंस में किस तरीके से इनका इस्तेमाल हो सकता है, इस पे गहन चर्चा की गई है। और तो और ये सारी चर्चाएं उस मेगा प्लान का हिस्सा है जो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने बनाए हैं कि किस तरीके से किन मंत्रियों को कहां कहां चुनाव में लगाना है, संगठन में लगाना है, किनको मंत्री पद से मुक्ति देनी है और किन लोगों के ऊपर चुनाव की जिम्मेदारी डालनी है। तो एक भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है। कल हमने देखा था किस तरह से 4 राज्यों में अध्यक्ष बदले गए। अब पिछले अगले एक सप्ताह के अंदर ये जो मेगा संगठन के अंदर और मंत्रिमंडल के अंदर जो बदलाव होने वाले हैं उसको बाकायदा लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी चुनावी मोड में आ चुकी है। 2024 निशाना है और कहां कहां किसको फिट करना है उस काम में लगे हुए हैं जेपी नड्डा। जी बिल्कुल, मानसून सत्र के दौरान आने वाले विषयों और उस पर पुख्ता तैयारी के लिहाज से ये बैठक की गई। वहीं शरद पवार से अजीत पवार की बगावत अब अगले दौर में पहुंच गई है। अब शरद पवार और अजीत पवार दोनों गुट अपने आप को असली एनसीपी बता रहे हैं। एनसीपी किसकी, ये तय हो इससे पहले दोनों गुटों ने आज अलग अलग बैठक बुलाई। अजीत पवार की बैठक में 30 विधायक और 4 एमएलसी पहुंचे, जिसके जरिए भतीजे ने शक्ति प्रदर्शन दिखाया। अजीत पवार को समर्थन देने पहुंच रहे विधायकों से हलफनामे पर हस्ताक्षर लिए जा रहे थे, जबकि वाईबी चौहान सेंटर में हो रही शरद पवार गुट की मीटिंग में 13 विधायक और 4 सांसद पहुंचे। डॉक्टर साहब, किसके पास अब कितनी संख्या बची है? देखिए, अब ये कोई मिस्ट्री नहीं बची। हिंदुस्तान की राजनीति का एक अलग तरीका है। सत्ता जिसके पास, पार्टी के लोग उसके पास मधुमक्खी की तरफ पहुंच जाते हैं। किसके पास ज्यादा संख्या है वो तो आज साबित हो गया। और तो और जो खबर आ रही है कि स्पीकर के पास 43 विधायकों के हलफनामे के ऊपर समर्थन पत्र अजीत पवार के नाम वो ऑलरेडी जा चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी अजीत दादा एनसीपी को तोड़ के खुद उसको अपना लीडर बनाने में कामयाब हो चुके हैं। और शरद पवार, उनकी भाषा, उनके बयान, उनकी बेटी सुप्रिया सुले जिस तरीके की बातें कह रही है उससे भी ऐसा लग रहा है कि शरद पवार ने हार मान लिया है। जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे
पोस्टर्स इस्तेमाल मत करना, हमारे पिक्चर को इस्तेमाल मत करना, हम ओरिजिनल हैं, हमारे साथ छलावा हो गया, तरह तरह की चीज़ें। सुप्रिया सुले कह रही कि बीजेपी वाले तो कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और यहाँ पूरी की पूरी पार्टी हमारी खा गए हो। तो ये डेस्परेशन वाले बयान हैं। और जिस हिसाब से अजीत दादा ने कहा कि हो गया 82 साल के आप हो गए, उम्र हो गई, रिटायरमेंट कीजिए, हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम एनसीपी को इतना बड़ा बना सके कि हमारा मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के अंदर हो सके। तो जो एक लीगल बैटल जो आगे होनी है, एक बैटल विधानसभा के अंदर जिसका फैसला वहाँ के स्पीकर करेंगे, इलेक्शन कमीशन में फैसला होना है, और जब मामला और बड़ा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ये मसला जाएगा। तो लीगल लड़ाई तो अपनी जगह पे है, टेक्निकल फाइट्स वो अपनी जगह पे है, लेकिन आज अजीत पवार ने साबित कर दिया कि वो चाचा से ज़्यादा कहीं भारी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जहां बगावत के बाद की इस बैठक के जरिए शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया, तो इसी बीच एनसीपी का मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया, जिसमें नाम और सिंबल की लड़ाई शुरू हो गई है। शरद पवार गुट की ओर से एनसीपी के ताजा घटनाक्रम को लेकर चुनाव आयोग को जानकारी दी गई। इसमें पार्टी से बगावत कर शपथ लेने वाले नेताओं की लिस्ट भी चुनाव आयोग को दी गई। शरद पवार की ओर से पूरे मामले को लेकर कैविएट भी दाखिल की गई है। वहीं अजीत पवार ने एनसीपी पर दावा ठोकते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। डॉक्टर साहब, अब लीगल बैटल शुरू हो गई है, कौन जीतेगा इसे? देखिए, लीगल बैटल इस मामले में बिल्कुल साफ है। अभी हाल में ही एक और पार्टी टूटी थी, शिवसेना। उद्धव ठाकरे कहते रह गए कि भाई मैं ओरिजिनल ठाकरे हूं, मैं हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं, मुझ में ठाकरे का खून बह रहा है। इलेक्शन कमीशन को, कोर्ट को, कानून की नज़र में ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती। शरद पवार की मीटिंग में ये चिल्लाते रहे कि भाई एनसीपी का मतलब शरद पवार, नहीं चलता। वहाँ संख्या गिनी जाएगी, किसके पास ज़्यादा एमएलएज हैं, किसके पास ज़्यादा एमपीज हैं, किसके पास ज़्यादा ऑफिस बेरर है, वो सारी चीज़ें। और वो कब, ये सारी बातें जो हो रही कि शरद पवार ने उसको हटा दिया, इसको जोड़ लिया, उसको पदमुक्त कर दिया, वो माने मतलब नहीं। टूट के पहले, जो पार्टी टूटी उसके पहले किन किन लोगों के पास क्या क्या जिम्मेदारी थी, वो किधर है, तो उसमें अजीत पवार के फेवर में सारी चीजें हैं। इसलिए चाहे वो इलेक्शन कमीशन के पास ये मसला जाए, स्पीकर के पास ये मसला जाए, या सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मसला जाए, जीत अजीत पवार की होगी, क्योंकि संख्या बल उनके पास ज्यादा है। जी बिल्कुल, अजीत पवार की इस बड़ी बगावत के बाद अब एनसीपी पर लीगल बैटल शुरू हो गई है। आगे बात करेंगे यूसीसी पर बौखलाए मौलानाओं की। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बवाल के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से 6 जुलाई को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें यूसीसी को लेकर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार हो सकती है। इसमें वर्चुअल तरीके से पर्सनल लॉ बोर्ड के करीब 250 सदस्य शामिल होंगे। बताया गया है कि इस बैठक में उस फाइनल ड्राफ्ट पर चर्चा होगी जिसे बोर्ड की तरफ से सरकार को सौंपा जाना है। इसी बीच बोर्ड की ओर से एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करने का आह्वान किया गया है। डॉक्टर साहब, क्यों ये लोग इतना बौखलाए हुए हैं? भाई ये लोग है कौन? जी, कौन है ये लोग? ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ये एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से ऐसे पेश किया जाता है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जैसे लग रहा है कि ये मुसलमानों के स्पोक्स पर्सन बन गए। कोई जानता है कि उसके अध्यक्ष कौन है, कौन जनरल सेक्रेटरी है? मैंने सारे कट्टरपंथी एक जगह इकट्ठा हो जाओ, ऑल इंडिया मुस्लिम ये दिक्कत हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज की है। ये जो मुसलमानों के वोट की खरीदारी, सौदागरी जो होती है, उस वजह से इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस का दिमाग जो है 7वें आसमान पे चला गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इनके पहले हिंदुस्तान में पर्सनल लॉ नहीं थे क्या? भाई ये तो 1973 में बना, उसके पहले हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं थे क्या? ये तमाशा करने वाले लोग हैं। इन लोगों के ये सब वोटों की
राजनीति पैसे लेकर के मुसलमानों के वोटों का रोजगार चलाने वाले लोगों का जमावड़ा है। सरकार को इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस को ना तो इनकरेज करना चाहिए, ना ही इनकी बातें माननी चाहिए। अगर मुसलमानों का पक्ष इसमें अगर लिया भी जाता है तो उसमें मुस्लिम बेटियों की, महिलाओं की, उनसे बातचीत होनी चाहिए। इस पूरे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में जो अपने आप को बताता है कि वो मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस और इस तरह के जो पर्सनल लॉज, शादी की उम्र क्या हो, उसमें वो शरिया का कानून लागू करवाने के लिए यहां पे बना है, तो उसमें ही औरत होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? एक भी महिला नहीं है उसके अंदर। और आगे बताने के लिए कि हम जो है, तो ये बेकार की चीजें हैं। इस हिंदुस्तान के अंदर में इन्हीं लोगों की वजह से मुसलमानों की हालत जो है आज दलितों से बदतर हुई है। ये पैसे खाकर वोट को बेचने का काम करते हैं। इनको किसी की परवाह नहीं है। ये अपने खानदान, अपने बच्चे, अपने कैसे महल में रहा जाए, कैसे पैसे कमाए जाए, ये उन्हीं का जमावड़ा है। सरकार को अगर मुसलमानों की राय लेनी चाहिए तो मुस्लिम महिलाओं से बातचीत करनी चाहिए। जी बिल्कुल, यूसीसी को लागू किए जाने के सरकार के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लगातार बौखलाया हुआ है। आज की आखिरी खबर में बात करेंगे बंगाल में चुनाव से पहले भड़की हिंसा की। बंगाल में पंचायत चुनाव को लेकर केवल 3 दिन बचे हैं, लेकिन वहां हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। लगातार भड़के माहौल में अब तक कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं और कई लोग घायल हैं। अब उत्तर 24 परगना से ऐसी घटना सामने आई है जिसने इलाके में हड़कंप मचा दिया है। यहां बम धमाके में 17 साल के टीएमसी कार्यकर्ता की मौत हो गई। 17 साल के इमरान हसन ने तृणमूल कांग्रेस की रैली में भाग लिया था, जिसके बाद दंगे में बम हमले में उसकी मौत हो गई है। सीपीआईएम और आईएसएफ पर इस बम अटैक का आरोप लगा है। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी लगातार हिंसा को लेकर बयानबाजी करती आई, अब उनके खुद के कार्यकर्ता पर ये गाज गिरी और उनकी मौत हो गई। देखिए, बंगाल में जो कुछ हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है और सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्शन कमीशन है, कलकत्ता हाई कोर्ट है। मैं तो सीधी बात कह रहा हूं। एक भी लोगों की जान जा रही है ये इन लोगों की काहिली की वजह से। ये इंसान की जान की कोई कीमत है या नहीं है? छोड़ दीजिए, हिंदू है, मुसलमान है, टीएमसी का है, सीपीएम का है, बीजेपी का है, सीपीआई का है, आईएसएफ का है, भाई हिंदुस्तानी है ना। इस देश में शांतिपूर्वक चुनाव नहीं हो सकते? बम चलेंगे, गोलियां चलेगी और सब यहां धृतराष्ट्र बनकर के दिल्ली में बैठे रहेंगे। कलकत्ता में सब जो है गूंगा बहरा बनकर के वहां सब लोग बैठे हुए हैं कि जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है वहां पे। पिछली बार 50 लोगों की मौत हुई थी इसी लोकल इलेक्शंस में, पंचायत चुनाव में। इस बार संख्या दर्जन के ऊपर ऑलरेडी जा चुका है। अभी तो पोलिंग हुआ भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है वेरी सैड टू सी कि इस तरह से चीजें जो है हो रही है और सब लोगों को अपना अपना जो है कुर्सी, अपनी अपनी राजनीति चमकाने को ये हो रहा है। गरीब जनता मर रही है और ये लाशों के ऊपर राजनीति करने वाले लोग मजे में एकदम बिल्कुल मस्त बैठे हुए हैं। बहुत ही शर्मनाक है ये। जी बिल्कुल, चुनाव नजदीक है और हिंसा बंद नहीं हो रही है, जो ममता सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करता नजर आ रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर हमारे साथ आपके विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में मेरे साथ आज इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।